दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। यह वीडियो हिंदी का एक मॉक टेस्ट है जिसमें हम लोग हिंदी के 50 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे। आगामी सभी परीक्षाओं यूपी ट्रिपल एससी की, व्यायाम प्रशिक्षक की परीक्षा, एलटी ग्रेड परीक्षा, खासतौर से हिंदी के लिए 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा और वे सभी परीक्षाएं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनमें जो प्रश्न चुने गए हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही रुचिकर हैं। पूरा वीडियो देखते समय आपको बहुत ही आनंद आएगा, तो पूरा वीडियो आप देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहला सवाल, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन है रति, शोक, उत्साह या भय। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो होता है वो होता है रति। दूसरा प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है, संतान, शक्कर, वर्जन या विजय। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये पुल्लिंग शब्द के तौर पे लिया जाता है। बाकी के जो शब्द हैं संतान, शक्कर और विजय, इनका प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द के तौर पे किया जाता है। निम्नलिखित वाक्य के लिए दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चुनिए। और यहाँ पर देखिए, राम की रुचि खेल में नहीं है किंतु पढ़ाई में उसकी बड़ी दिलचस्पी है। यहाँ पर दो वाक्य हैं, राम की रुचि खेल में नहीं है, पढ़ाई में उसकी बड़ी दिलचस्पी है। एक संयोजक शब्द है किंतु, जो दोनों ही वाक्यों को जोड़ता है। तो इस प्रकार से अगर कोई जो है वाक्य बनता है तो उसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। बेमेल शब्द का चयन करना है। यहाँ पे प्रेम, स्नेह, वात्सल्य और ममता में से एक शब्द बेमेल है। तो यहाँ पर स्नेह, वात्सल्य और ममता ये कहीं न कहीं एक समानार्थी शब्द हैं। प्रेम थोड़ा सा अलग है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही माना जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें से देखिए, रागिनी, रागनी, रागिनी या फिर रागिनी जो कुछ भी है, तो इसमें यहाँ से ऑप्शन ए आपका सही माना जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से रागिनी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही लिखा गया है। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अलंकार बताइए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर विरोधाभास। तो यहाँ पर देखिए, इन लाइनों में जो है अगर इसका आप अर्थ निकालें तो जो चार पंक्तियां हैं उनमें से नीचे की दो पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं। पूरी पंक्तियों को मैं पूरा कर देता हूँ। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अर्थात जो चित्त होता है उसकी गति को समझना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। जैसे जैसे यह श्याम रंग अर्थात भगवान के प्रति प्रेम में डूबता है, वैसे वैसे ही यह उज्ज्वल होता जाता है, यानी कि पवित्र होता जाता है। तो यहाँ पर देखिए, विरोधाभास अलंकार होगा। और अगर हम लोग विरोधाभास अलंकार को परिभाषित करना चाहें तो इसकी परिभाषा ये हो सकती है कि जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। अगला सवाल है, संकीर्ण शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो भी है ऑप्शन बी उसमें सही है, संकीर्ण अर्थात संकुचित। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, प्रियतमा। सही शब्द चुनिए। सुमित्रा नंदन पंत यामा, ये गलत है। महादेवी वर्मा तितली, जयशंकर प्रसाद कंकाल, ये देखिए सही है। रामधारी सिंह दिनकर गबन। अब यहाँ पे देखिए, गबन जो है ये लिखा है किसने? गबन लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा। तितली रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद की है, याद रखिएगा। और यामा जो है वो महादेवी की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। तो इस तरीके से इसको भी आपको सही सुमेलित करना था। आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द का चयन करना है और इसमें चार शब्द आपके सामने हैं, भाप, चित्कार, कीचड़ या पतझड़। और इसमें से सही तत्सम शब्द होगा चित्कार, ऑप्शन बी सही माना जाएगा। अब देखिए, चार शब्दों में से आपको तद्भव शब्दों का चयन करना है। और यहाँ पर हैं जो तद्भव शब्द सही होगा वो क्या हो सकता है? देखिए, ये सही शब्द है बाह, ठीक है। बेमेल शब्द का चयन कीजिए। क्षणभंगुर, क्षणिक, नासवान या मृत्युंजय। तो क्षणभंगुर, क्षणिक, नासवान और मृत्युंजय में बेमेल शब्द होगा ऑप्शन डी। मृत्युंजय का अर्थ होता है मृत्यु पर जो विजय प्राप्त कर ले उसे कहा जाता है मृत्युंजय। बाकी चीज़ें जो होती हैं वो क्षणभंगुर शब्द से जुड़ी हुई हैं। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? चार ऑप्शंस आपके सामने, सतचरित्र, चरित्र, चरित्रता या फिर सच्चरित्र। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही माना जाएगा।
सच्चरित्रता जो है ये मूल शब्द सच्चरित्र से बना हुआ है। वक्र शब्द का विलोम शब्द होगा क्या? वक्र का विलोम आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा और विलोम इसका होगा सीधा यानी कि ऋजु। ऋजु का अर्थ होता है सीधा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। रामायण और महाभारत ये फिलिंग द ब्लैंक्स है यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक या साहित्यिक। तो रामायण और महाभारत जो हैं ये दोनों ही, देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक नहीं कह सकते आप, ऐतिहासिक और पौराणिक में थोड़ा सा अंतर होता है। पौराणिक ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जो हमारे जो धर्म और आस्था से जुड़े होते हैं, और इतिहास से जुड़े हुए जो ग्रंथ होते हैं उन्हें ऐतिहासिक कहा जाता है। तो रामायण और महाभारत ये दोनों ही ऐतिहासिक नहीं बल्कि पौराणिक ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा। रामायण और महाभारत दोनों ही पौराणिक ग्रंथ हैं क्योंकि ये आस्था और धर्म से जुड़े हुए जो है ग्रंथ हैं। और इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो इसके बारे में कोई विशेष ज्ञान इनसे प्राप्त नहीं होता है। सारंग शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द को चुनिए। नमक, घोड़ा, सारथी और मोर। तो देखिए सारंग के लिए अगर देखा जाए तो सारंग का वास्तविक जो अर्थ होता है वो होता है हिरण, और इसमें चारों विकल्पों में से हिरण कोई भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर चारों ही विकल्प यहाँ पे सही हैं। कभी कभी ऐसे भी विकल्प आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स वाली स्थिति फिर से है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उस वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल न सका। तो यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और उसमें सही शब्द आपको चुनना है। तो सही शब्द होगा सुरम्य। उस सुरम्य वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल न सका। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे, ये एक परिभाषा है और इसकी परिभाषा ये आपको बताना है। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। तो ये रस की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? तो यहाँ पर रस के कुल मिला के 4 अंग होते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला जो अंग होता है उसे क्या कहा जाता है? अस्थाई भाव। जो दूसरा अंग है उसे क्या कहते हैं आप? संचारी भाव। तीसरा होता है यहाँ पे विभाव और चौथा है यहाँ पे अनुभाव। ठीक है, ये 4 जो है अंग होते हैं रस के। कौन कौन से? अस्थाई भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो प्रत्येक शब्द है वो बना हुआ है, अगर इसको देखें हम तो प्रतिधन एक से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है यण संधि से है। और अगर हम यण संधि के बारे में बात करें तो देखिए प्रति में क्या है? ई और उसके बाद ए है, यहाँ पर मिल के जो है ए का उच्चारण आ रहा है। तो इस तरीके से जो संधि होती है उसे यण संधि कहा जाता है। 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं? 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं? और इसका सही है होगा ऑप्शन बी, साधारण छंद। कौड़ी का हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? मारा मारा घूमना, बहुत सस्ता हो जाना, धन संपत्ति एवं मान प्रतिष्ठा से रहित हो जाना, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है ऑप्शन सी, धन संपत्ति एवं मान प्रतिष्ठा से रहित हो जाने को कहता है कौड़ी कौड़ी का हो जाना। वह सामग्री जो हवन के लिए हो उसे कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए, उसे हवि कहते हैं। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर गुरु दक्षिणा शब्द में ये आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है। ठीक है, देखिए तत्पुरुष समास में दूसरा जो पद होता है वो प्रधान होता है और पहले खंड के विभक्त चिन्हों का लोप हो जाता है। इस तरीके के और भी शब्द बन सकते हैं जैसे कि राजकुमार या फिर धनहीन। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनमें तत्पुरुष समास माना जाता है। थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, हमेशा बकवास करते रहना, अत्यधिक बोलना, अपने काम को न करना। थोथा चना बाजे घना। और सही विकल्प है इसमें ऑप्शन ए, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। आगे बढ़ते हैं। गुण युक्त किस प्रकार का समास है?
तो गुणयुक्त यहाँ पे कर्मधार है तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो गुणयुक्त जो है वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की परिभाषा मैं आपको दे चुका हूँ पहले भी। दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, पहले खंड के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर क्षणिक यानी कि एक क्षण, उसका विपरीतार्थक होगा यहाँ पे ऑप्शन डी शाश्वत। ठीक है, अगला सवाल है उत्कृष्ट का विलोम बताना है आपको, अपकृष्ट, विकराल, व्यर्थ या फिर निकृष्ट। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन डी निकृष्ट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अस्पष्ट दिख नहीं रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो निकृष्ट जो है ये उत्कृष्ट का विलोम होगा। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, यहाँ पर द्रुत गमन करने वाला अर्थात उसका ये एक शब्द होगा ऑप्शन बी, उसे कहेंगे आप द्रुतगामी। अनार का पर्यायवाची बताना आपको, अनार का पर्यायवाची यहाँ पे होगा दाड़िम। और अगला क्वेश्चन है गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन बी खूब याद करना। अधीर का पर्यायवाची क्या होगा ये बताना है आपको, अधीर अर्थात व्यग्र, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ बताना है आपको, बेफिक्र रहना, खत्म होना, थोड़े दिन का सुख या फिर खूब प्रकाशित होना। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन सी थोड़े दिन का सुख यानी कि 4 दिन की चांदनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, और इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन ए। याद रखिएगा हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट भी होता है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, और इसमें से सही वर्तनी का चुनाव आपको करना है, जिसमें से ऑप्शन ए सही है अपवंचक। सभी विकल्पों का नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा है, थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश है और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, इसलिए विकल्पों को नहीं लिया जा रहा है, उनका नाम तो कृपया क्षमा कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है, और यहाँ पर सही विकल्प है ऑप्शन सी द्वित्व ध्वनियों का लोप हो गया है। शुद्ध वर्तनी निम्न में से किस शब्द की है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मैं लिख देता हूँ कौतूहल। अब यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी का चुनाव करना है और इसमें ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे कौतूहल जो लिखा जाता है यही शुद्ध वर्तनी है, बाकी जो भी शब्द लिखे गए हैं वो सही नहीं है। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है ये बताना है आपको, और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास वह समास होता है जहाँ पर दो शब्द युग्मों के बीच से और शब्द का लोप हो जाता है और उनको जो है एक हाइफन से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर पाप और पुण्य ये पूरा शब्द बनेगा, जिसको पाप पुण्य लिख दिया गया है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। आगे बढ़ते हैं। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें तो बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्णधार है। सही विकल्प यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर, जैसे कि दशानन के बारे में अगर बात करें तो अर्थ निकलता है यहाँ पे रावण, और इसी तरीके से अगर हम कहें चतुरानन तो यहाँ पर अर्थ निकलता है ब्रह्मा से। तो इस तरीके से बहुत सारे जब दो शब्द मिलकर एक तीसरे मतलब कि एक तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। सदाचार में कौन सी संधि है, सदाचार में आपको बताना है। तो सदाचार को अगर हम संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर बनेगा सत और धन आचार, इनको जोड़ के बनता है सदाचार। तो यहाँ पर हो गया है पे आपका व्यंजन संधि। उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है, और सही विकल्प है यहाँ पे ऑप्शन डी उत। दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है, गलत न्याय, सही न्याय, रिश्वत देना, दूध में पानी मिलाना, और यहाँ पर सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी दूध का दूध, पानी का पानी अर्थात सही न्याय। सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है, स, स्व, सम या सत। तो सत्पुरुष में यहाँ पे क्या होगा, जो उपसर्ग है वो सत प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका सही है। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक का नाम बताना है आपको, और इसके लेखक का नाम है भगवती चरण वर्मा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
किताबों से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, उनके लेखकों का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। नयन शब्द का तद्भव क्या है? नयन यहाँ पर तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा ऑप्शन सी, नयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये सवाल आपके लिए है, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है वह क्या है? तो यहाँ पर उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा होती है जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से हो जाता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं जैसे कि चंद्रमुख, दूसरा उदाहरण हो सकता है नीलकमल, ठीक है, तीसरा उदाहरण भी दे सकते हैं आप जैसे कि देहलता। तो इस तरीके से यहाँ पर इन जो सामासिक शब्दों में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? झुंड, सेना, सभा या ये सभी? तो इसमें से आपका जो है ऑप्शन डी जो है वो सही है। झुंड, सेना और सभा ये तीनों ही समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, युग निर्माता। और धीरे धीरे अब हम लोग इस मॉक टेस्ट की समाप्ति की ओर हैं। अंतिम 2 क्वेश्चन ये हैं, निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? खरांशु, पतंग, हिमांशु या फिर यहाँ पे है तिमरारी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें आप तो हिमांशु का अर्थ जो है चंद्रमा से होता है, बाकी जो है वो सूर्य के पर्यायवाची माने जाते हैं। और अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये अंतिम सवाल है इस सीरीज का। तो इसमें है, आशा का जीवन के अंधकार को दूर करता है। तो आशा का दीपक, आशा का दीपक जो होता है ये जीवन के अंधकार को दूर करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इन 50 सवालों के मॉक टेस्ट को कंप्लीट किया। इसी प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो आगामी सभी परीक्षाओं में हिंदी के अंतर्गत पूछे जाते हैं और आपको सतत ऐसे ही प्रश्नों के अभ्यास करने की आवश्यकता है। याद रखिए कि ये कठिन प्रतियोगिता का युग है जिसमें एक एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हर मॉक टेस्ट में जो भी प्रश्न होता है उसकी लगभग व्याख्या करते हुए आगे बढ़ता हूं ताकि जहां कहीं भी कोई कठिनाई हो उसको मैं दूर कर सकूं। आपको हमारा प्रयास अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।